खबरदार माची, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो आपने क्या अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? जो आपको इतनी भी समझदारी नहीं है कि अगर कोई सोया है तो खटपट की आवाज़ करके उसे जगाना नहीं चाहिए। आपका क्या है, खुद तो दिन रात सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे को तो पैसे कमा कर लाने के अलावा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी होती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता, लग जाती है आंगन में झाड़ू लगाने। उसकी आवाज़ मेरे कानों को ऐसी चुभती है कि सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब हो जाता है। फिर सोचिए सारा दिन मेरा कैसा जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सावित्री जी की बहू नीलम अपनी सासू माँ को शनिवार की रात को डांट रही थी ताकि वह रविवार की सुबह उसे देर तक सोने दे, क्योंकि रविवार के दिन उसके पति सुधीर और उसका बेटा जय का भी दिन छुट्टी का होता है। लेकिन सावित्री जी पुराने जमाने की थी, तो उनको सुबह सुबह उठने की आदत थी। उनका मानना था कि सूर्योदय के पहले ही घर आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए, जिससे घर में बरकत आती है। लेकिन नीलम इन सब बातों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोक-झोंक होती ही रहती थी। कभी कभी तो उनके झगड़े के बीच सुधीर फंस जाता तो वह अपनी पत्नी नीलम को ही डांट डपट कर चुप करा देता, जो नीलम के बर्दाश्त के बाहर हो जाता। वह बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन फिर सावित्री जी ही उनके सामने झुक जाती है और मामले को शांत कराती। नीलम को लगता है कि सुधीर ने शादी तो उससे की है, लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, ना ही उससे प्यार करता है। वह तो केवल अपनी माँ का ही भक्त है। माँ ने जो कह दिया वह बस वही करता है, इसलिए वह सावित्री जी से नफरत करने लगी थी। लेकिन सुधीर अपने घर में सामंजस्य बैठाकर चलने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे बचपन से ही अपनी माँ का संघर्ष करते हुए देखा था। उसके पिता पोस्ट मास्टर थे। सुधीर जब 5 वर्ष का था तब उसके पिताजी की टीबी के कारण उनकी मौत हो गई थी। उस समय उसकी माँ को पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब सावित्री जी के पति की मृत्यु हुई तब सावित्री जी केवल 24 वर्ष की थी, इसलिए उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस, यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने भी कहा कि वह सुधीर को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले, ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन सावित्री जी ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। सुधीर को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ा। ऐसा सोचकर सावित्री जी के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सावित्री जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ गई तो उनकी भाभियों ने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहाँ यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में सावित्री जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़े अपने बच्चे का सहारा लेकर वह दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करती, तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती, लेकिन अपने बच्चे को एक सफल भविष्य देने में जुटी रहती। इस बीच उन्होंने कई लोगों के ताने तो कई लोगों की गालियां भी सुनी। कभी कभी तो सावित्री जी को दिन भर काम करने के बाद भी रात में भूखा पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे सुधीर को कभी भूखा पेट नहीं सोने दिया। जब भी सुधीर उनसे खाने के लिए कहता तो वह कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वह बालक, मन का भोला भाला बच्चा, उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है तो वो सारा समय उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाता कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया है जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित लोगों में होती है, लेकिन नीलम को अपने पति की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। सुधीर चाहता था
कि उसकी माँ को सारे जहाँ की खुशियाँ और सुख सुविधा मिले, लेकिन नीलम उसके विपरीत सोचती थी। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुधीर के दबाव में आकर मजबूरन उसे अपनी सासू माँ की सेवाएं करनी ही पड़ती थी। लेकिन सिर्फ सुधीर के घर पर रहने तक। जैसे ही सुधीर घर से बाहर निकलता, नीलम अपने असली रूप में आ जाती। वो सावित्री जी से कहती, माँ जी चलिए, आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी ही रहोगी तो आपके शरीर को जंग लग जाएगा, फिर आपसे चलना फिरना भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इसके पहले तो आप यह नौकरानी वाले काम कर ही चुकी हो ना, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, खबरदार, जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ कहा तो वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में तो रहता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा? दोनों टाइम का खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। सावित्री जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रहती। सुधीर बिजनेस के सिलसिले से कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक देश से दूसरे देश भी जाता रहता था। उसका फ़ायदा नीलम भरपूर उठाने लगी थी और सुधीर आता तो सावित्री जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वे पूरी बदल गई है। और वह बाद में सुधीर को यह जताती भी थी कि वह सावित्री जी का कितना ध्यान रखती है। सावित्री जी सुधीर से कुछ नहीं कहती थी, इसलिए सुधीर भी निश्चिंत था अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने से। उसे लगता है उसकी पत्नी तो उसकी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। एक बार सुधीर को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, इसलिए उसने विदेश में व्यापार करने की सोची और इस बारे में अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बात की। नीलम तो को इस बात का बुरा लगा कि सुधीर ने अपनी माँ से इस बारे में क्यों बात की। उनको इस बारे में तो कुछ भी नहीं समझ में आता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बात करनी चाहिए थी। अब वह अंदर ही अंदर जल रही थी। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। सुधीर ने कुछ रुपये अपनी माँ को दिए और कुछ रुपये अपनी पत्नी को दिए और वह चला गया विदेश व्यापार के सिलसिले में। सुधीर जैसे ही विदेश गया, नीलम ने सावित्री जी से यह कहकर उनके पास से रुपये मांग लिए कि उनका क्या काम है उन रुपयों का, लेकिन उसे तो घर चलाना पड़ता है। अब नीलम सुधीर के विदेश जाते ही सावित्री जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ है। वह अब उन्हें बहला फुसला कर घर के सारे काम करवाती और जो बाकी समय बचता उसमें वह उनसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए कहती, ताकि उनका घर खर्च चलाने में आसानी हो सके। और वह अपने घर में रहने का कारण यह बताती कि वह अपने घर की देखरेख भी कर लेगी और अपने बेटे जय को घर पर ही पढ़ा लेगी, ताकि जय को भी पता ना चले कि उसकी दादी कहाँ जाती है। अब नीलम सावित्री जी को दूसरी सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली पायल रहती है, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के लिए लगा देती है। और जैसे ही महीना पूरा होता है, नीलम पूरे पैसे ले लेती। सावित्री जी के हाथ में एक भी रुपया नहीं देती। फिर भी सावित्री जी खुश थी कि उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। लेकिन तब तक सुधीर का कारोबार अच्छा चल पड़ा था, उसे अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन नीलम लालच में आकर यह बात सावित्री जी को नहीं बताती और रोज ही काम पर भेज देती। जब सुधीर विदेश से घर वापस आ गया, तब भी नीलम सुधीर को समय पर खिला पिला कर काम के सिलसिले से बाहर भेज देती थी, ताकि वह सावित्री जी को काम पर सही समय में भेज सके। लेकिन सुधीर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं आपके लिए सिल्क की साड़ी लाया हूँ। आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। और वह साड़ी अपनी माँ को दे देता है और नीलम के लिए नहीं लाया, क्योंकि 2 दिन पहले ही सुधीर ने नीलम की पसंद की साड़ी उसे भी ला कर दी थी। सावित्री जी के लिए सिल्क की साड़ी देखकर नीलम का तो पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह मन ही मन में जल रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन सावित्री जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया? तू पहले अपने कारोबार को तो अच्छी तरह से जमा ले। तभी सुधीर मुस्कुराकर बोला, माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ, तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है। क्यों माँ, आपको नीलम ने नहीं बताया क्या? सावित्री जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के इस प्रश्न का क्या जवाब दे, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी भी यही कहकर दूसरों के घर काम करने को भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है,
तो उसकी भरपाई हो सके। सावित्री जी ने सोचा अगर मैं नहीं कहती हूँ तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर उतने में ही नीलम ने बात को आकर संभाल लिया और कहा, बताया था ना, है ना माँ जी। अब माँ जी की उम्र हो चली है सुधीर, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती है ना माँ जी। सावित्री जी उस समय सब समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन सावित्री जी भी उसी समय अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी, पर बहू ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि नीलम कई बार सावित्री जी को यह धमकी भी दे चुकी थी अगर वह अपने बेटे को उसकी शिकायत बताएगी तो वह जय को लेकर अपने मायके चली जाएगी। फिर रहना दोनों माँ बेटे, अपने बेटे का घर न टूटे, बस इसी कारण सावित्री जी शांत रह जाती। सावित्री जी के द्वारा कुछ भी ना बताने पर सुधीर को लगा सब ठीक ही है, इसलिए वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। सुधीर के जाने के बाद सावित्री जी ने नीलम से कहा, बहू अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छा चल रहा है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं, इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। सावित्री जी के मना करने पर नीलम उन पर नाराज होते हुए बोली, माँ जी यह आप क्या कह रही हैं, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, सारे सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवानी है क्या? कम से कम महीना पूरा होने तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। तब सावित्री जी ने कहा, क्या होगा बहू, इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे और क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मुझसे अब यह सारे काम नहीं होते, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ही मजबूरी में मैं जा रही थी। बहू नीलम ने जब देखा कि बुढ़िया ऐसे नहीं मानने वाली है तो उसने कहा, अगर आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे जय को लेकर आज के आज यहाँ से चली जाऊँगी, फिर रहना आप अपने बेटे के साथ। सावित्री जी मजबूरन फिर से उस दिन दूसरे के घर में काम पर चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई, वहीं रास्ते में ही बेहोश हो गई। किसी ने उन्हें रास्ते में बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सर में चोट लगने की वजह से सावित्री जी की यादाश्त चली गई, इसलिए उनके होश में आने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वे कुछ भी नहीं बता पाई। सावित्री जी को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखा गया, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन सावित्री जी के लिए सवाल ये था कि वह जाए कहाँ, क्योंकि ना उन्हें अपना नाम याद था और ना ही अपने परिवार वालों के बारे में याद था। 1-2 दिनों तक तो वो उसी अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ अव्यवस्था फैलाने के इल्ज़ाम में वहाँ से भगा दिया। अब सावित्री जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर सुधीर नीलम से अपनी माँ के बारे में पूछता तो वह कहती, मुझे नहीं मालूम सुधीर, माँ मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से कहाँ गई मुझे पता नहीं। सुधीर ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन नीलम अपनी सहेली पायल को बार बार फ़ोन करके पूछती रहती कि तुम्हारे घर मैंने जो माँ जी को भेजा था वहाँ से कहाँ गई, लेकिन पायल का एक ही जवाब होता कि वह 20 तारीख को काम करके गई है, तब से वापस आई ही नहीं। यहाँ से कहाँ गई वह तो मुझे भी नहीं मालूम। इधर सावित्री जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो उसे खा लेती, या कभी पानी पीकर ही सो जाती, या कभी कभी तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था। एक दिन सुधीर ने नीलम से कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ अपनी माँ को ही ढूंढने में दिन रात लगा दिया। नीलम मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो ठीक है कि सुधीर भी मान गया कि माँ जी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और बुढ़िया सही समय में ही गायब भी हो गई, ताकि मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। उधर सुधीर अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाकर दीनहीन में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 1 तो कोई 5 तो कोई 10 दे देता। जब उसने सुधीर के सामने हाथ फैलाया तो सुधीर को अपना बचपन याद आ गया।
उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों की झिड़कियाँ सुनी और अपमान सहे थे, लेकिन तब उसे समझदारी नहीं थी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। वह उस औरत को पास के ही होटल में ले गया। वहाँ उससे और उसके बेटे को भरपेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपए भी दिए ताकि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सके। वह औरत सुधीर को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली गई। सुधीर अपनी माँ को याद कर आंसू बहाता वहीं बैठा ही था कि एक बुढ़िया सुधीर की तरफ पीठ किए एक आदमी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने के लिए मांग रही थी। उसे बता रही थी कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कुछ रुपये दे दो। सुधीर के कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और झटपट खड़ा हुआ और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। वह माँ एक हाथ से लकड़ी के सहारे खड़ी थी और एक हाथ को आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांगती थी। सुधीर जब उस अम्मा जी को सामने से जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों के आंसुओं की झड़ी लग गई। वह आओ देखा ना ताओ उसने माँ कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि सावित्री जी ही थी। वह इधर उधर भटकते भटकते वहाँ तक पहुँच गई थी। सुधीर जैसे ही सावित्री जी के गले लगा, उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि माँ की ममता इतनी प्रबल होती है कि वह अपने बच्चे को स्पर्श मात्र से ही यमराज से भी लड़कर वापस आ जाए तो उनकी तो सिर्फ यादाश्त गई थी। सावित्री जी ने भी अपने बेटे को गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपने स्नेह भरे हाथ फेर कर खूब रोई। उन दोनों माँ बेटे का प्रेम मिलन देखने के लिए वहाँ आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। जब सावित्री जी और सुधीर का प्रेम मिलन हो गया तब सावित्री जी ने सुधीर से पूछा, बेटा अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है, यह तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू और तुम्हारी चाल तो नहीं मुझे ढूंढ कर वापस घर ले जाकर फिर से किसी के घर नौकरानी बनाकर काम पर भेजने की? बेटा अगर ऐसा हो तो चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। मैं सड़क पर भीख मांग कर ही जी लूँगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुधीर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ चलो उस होटल में बैठते हैं, वहाँ पहले पेट भर खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बातें बताइए कि आखिर नीलम ने आपके साथ क्या किया था। सावित्री जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भरपेट खाना खाया और बोली, बेटा सच सच बताना, क्या तुझे पता नहीं कि मेरे साथ नीलम ने क्या किया है? सुधीर रोता हुआ बोला, माँ सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ नीलम ने क्या किया है। तब सावित्री जी ने सुधीर को वह सारी बातें बता दी जो जो नीलम ने उसके साथ किया था। अपनी माँ के मुंह से सारी बातें सुनकर सुधीर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सावित्री जी ने उसे शांत करवाया और कहा, बेटा क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझ कर करो। सुधीर ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में ना ले जाकर एक वृद्ध आश्रम में लेकर गया, जहाँ सावित्री जी की सहेली आशा जी मिल गई। उस वृद्ध आश्रम को चलाती थी। सुधीर ने आशा जी को सारी बातें और अपनी मजबूरी बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। आशा जी बोली, अरे इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा, सावित्री तो मेरी बहन समान है, वह जितना दिन चाहे रह सकती है। अब सुधीर अपने घर चला गया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह उदास उदास सा रहने लगा था। अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब घर में आमदनी भी ना के बराबर ही हो रही थी। नीलम सुधीर से बार बार सामान लाने के लिए कहती तो पैसे न रहने की वजह से सुधीर घर पर सामान नहीं ला पाता था। अब मजबूरन नीलम को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता था। उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसे वहाँ 10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे जय के स्कूल की फीस, कॉपी किताब, ड्रेस और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब नीलम अपने शौक पूरा करने के लिए रुपये भी खर्च नहीं कर पाती थी,
क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे। उधर सावित्री जी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम वृद्ध आश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके कपड़े वृद्ध आश्रम से बाहर जाने लगे। धीरे धीरे उनके कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगी, इसलिए वृद्ध आश्रम में आमदनी भी बहुत ज़्यादा होने लगी। अब टीवी अखबारों से सावित्री जी का इंटरव्यू लेने मीडिया के लोग आने लगे। आशा जी की वृद्ध आश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी, इसलिए कई अमीर सज्जन लोग इस वृद्धाश्रम में डोनेशन देने लगे ताकि उनके पैसे सही काम में उपयोग हो सके। सावित्री जी ने सोचा, जिस तरह मैं ठंड से ठिठुर कर काम करके अपने दिन बिताए, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते होंगे। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में स्वेटर शॉल दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान होती है। वह यह नहीं जानती कि यह गरीब है या अमीर, किसके पास स्वेटर शॉल है किसके पास नहीं। ठंडी या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है। वह तो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार सुख दुख भोगता है, तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने यह विचार अपनी सहेली आशा जी, जो कि उस वृद्ध आश्रम की मैनेजर थी, उन्हें बताया, तो उन्हें भी यह विचार बहुत पसंद आया। वे दोनों लग गए हिसाब किताब लगाने में। दोनों ने हिसाब किया तो देखा वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट के बाद भी सिर्फ 50,000 ही बचते हैं। सावित्री जी निराश हो गई कि इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन आशा जी को मालूम था उनके आश्रम में जितनी भी महिलाएं थी सभी बड़े घरों से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उन्होंने अपना विचार सभी के सामने रखा। तो सावित्री जी के ऐसे नेक विचार के लिए पूरा वृद्ध आश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सभी ने बढ़ चढ़कर डोनेशन देने की इच्छा जताई। जो लोग आज तक अपने बेटे बहू से डर डर कर जीते आए थे, अब उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस मिल गया और इतना धन इकट्ठा हो गया। अब आशा जी और सावित्री जी के साथ साथ वृद्धाश्रम की सभी महिलाएं थीं। उन्होंने उन रुपयों से सबसे महंगे स्वेटर और शॉल का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था स्वेटर शॉल मामूली उनके स्वेटर से 8 से 10 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले गरीब लोगों को गर्म रखने में काफ़ी मदद करेगा। जब सारे स्वेटर की डिलीवरी हो गई तो आशा जी और सावित्री जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे इस बात का पता नीलम को भी चला, तो वह उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज पर आशा जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए हैं और इतना कुछ कर पाए हैं, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। आज अगर वह ना होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वहाँ उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। नीलम भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स, वह भी उसे देखना चाहती थी, लेकिन सावित्री जी की कार का टायर पंचर हो जाने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और आशा जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगती हैं। तभी सावित्री जी भी अपने बेटे सुधीर के साथ पहुंच जाती है। नीलम उसी समय स्वेटर लेने आशा जी के पास पहुंच जाती है। तभी आशा जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाइए। और नीलम, जो कि आशा जी के पास स्टेज पर खड़ी थी, आशा जी ने नीलम से कहा, देखिए यही है वह साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाने में भरपूर सहयोग दिया है। तो क्या आप इन्हें फूलों का हार पहना देंगी? नीलम का सिर शर्म से झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और सावित्री जी को अपनी नज़रें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। नीलम के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीलम उसी समय सावित्री जी के पैरों में गिरकर रोती हुई माफ़ी मांगने लगी। तभी सावित्री जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे लगता है बराबर खाना पीना न मिलने की वजह से आप कमज़ोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत की तरफ ध्यान दिया करो,
वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही हैं। आशा जी, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें सप्ताह भर में धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं। 2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी ना। सावित्री जी की एक एक बातें नीलम को तीर की तरह चुभ रही थी। वह नीचे सिर के सावित्री जी की बातें सुनती रही और वहां से स्वेटर लिए बिना ही जा रही थी। तब सावित्री जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं। यहाँ स्वेटर की कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो 2-2 स्वेटर शॉल का ऑफर है और आप बिना स्वेटर शॉल लिए जा रही थी। क्या बात है। और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो ज़रूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा है, या किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। नीलम ने 2-2 स्वेटर शॉल पकड़े और चुपचाप अपने घर चली गई। उसने सारी बातें फ़ोन करके अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना, घर चलने के लिए मत कहना। तब नीलम अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप कह रही हैं सास से बस पैसों की मदद मांगना। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी है? और एक सुधीर की माँ है, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सुधीर को सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन ना ही उसने मुझे मारा पीटा, ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, बल्कि वह वृद्धाश्रम में जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है ना, कल भी माँ जी उसके साथ आई थी, अपने बेटे सुधीर के साथ। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। वह दूसरे दिन वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। सुधीर भी वहीं पर था। वह सुधीर से भी माफ़ी मांगी, लेकिन सुधीर बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चलाया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल तो हमारी भी बहू आएगी, अगर वह भी ऐसा करेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर नीलम को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर रोती रही और सावित्री जी के पास जाती तो कभी आशा जी के पास तो कभी सुधीर के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर सावित्री जी को कुछ देर बाद दया आ गई तो उन्होंने कहा, देखो, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं। इसलिए आज से और अभी से सुधर जाओ। अब तुम किसी को भी तकलीफ नहीं देना और अब घर जाओ। मैं सुधीर को समझाकर घर भेज दूंगी। मेरा पोता जय घर पर अकेला होगा। सावित्री जी की बातें सुनकर नीलम खुश हो गई और वह अपने घर चली गई, लेकिन सुधीर अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार नहीं था। सावित्री जी ने उसे बहुत समझाया कि वह अपनी अंतिम सांसें वृद्ध आश्रम में ही लेना चाहती है। तब वह अपने घर गया, लेकिन वह हर तीज त्योहार पर अपनी माँ से मिलने जरूर जाता था और वहाँ जितनी भी वृद्ध माँ थी सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाता। अब नीलम का व्यवहार भी बदल गया था। वह भी अपने पति के साथ वृद्धाश्रम जाती और अपनी सासू माँ की सेवा किया करती थी। तो दोस्तों, कर्म फल तो मिलकर ही रहता है। जब आदमी गलती करता है और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन जब बुरा परिणाम मिलता है तो पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए कभी भी किसी को भी सताना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।